आपको भी पता है, देखिए मैं बहुत बताना नहीं चाहता, मुझे याद पड़ रहा है कि आपने किसान आंदोलन के समय में भी काफी कवरेज किया था, मुझे अभी याद आ रहा है। तब भी नेशनल मीडिया गायब था, कुछ नहीं दिखा रहा था तो उल्टा दिखा रहा था। नेशनल मीडिया पूरी तरीके से बिक चुका है। नेशनल मीडिया पूरी तरीके से कॉर्पोरेट के कब्जे में है। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जो चैनल वो 18 नेटवर्क चलाते हैं, उनके पास में है। मोदी सरकार का अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से क्या कनेक्शन है? गौतम अडानी ने भी मीडिया में आ चुके हैं। इस सरकार का ये अमृत महोत्सव में इतना पूरे देश के 80% जो लोग 40 करोड़ से ज्यादा वर्क फोर्स है एम्प्लॉइज का, मजदूर और कर्मचारी मिला के, वो 40 करोड़ लोगों को गुलामी की तरफ धकेलने का इस सरकार ने प्रयास किया। दूसरा बता रहा हूँ आपको, जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके पीछे की वास्तविकता क्या है। कार्य के घंटे लेबर कोड में 12 है जी, 12 घंटे का काम। अभी कार्य के घंटे 8 है। फैक्ट्री के अंदर में मजदूर काम करता है, 8 घंटे में अपना कार्य समाप्त करके चल जाता है। बाद बढ़ता है तो ओवर टाइम मिल जाता है। 3 पाली में काम करता है 24 घंटे। जी जी। यदि आप 12 घंटे के काम कर देंगे तो 2 पालियों में 12-12 घंटे का काम होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश के अंदर में बेरोजगारी ऊपर जा रही है, यदि ये 12 घंटे के काम को जिस दिन लागू किया जाएगा, अभी तो ये लागू नहीं कर पा रहे क्योंकि ये धरने प्रदर्शन और हड़तालें जो हम लोग कर रहे हैं उसके कारण लागू नहीं। आप कल्पना करिए कि उस दिन बेरोजगारी का स्तर हमारे देश के अंदर में क्या हो। और वो आवश्यकताएं बाहर होने के कारण में वो किसके नियंत्रण में है? वो प्राइवेट कंपनियों के नियंत्रण में है, उसकी कीमतें। इस कारण से आज जो प्राइसिंग का तरीका है, वो कीमतें बढ़ाना कौन बढ़ाता? पहले सरकार कंट्रोल करती है, सरकार ने अपने कंट्रोल से बाहर कर दिया। तो निजी कंपनियां जो है उसको जो है कीमतें बढ़ा रही हैं। हर साल 10% कीमत बढ़ाने का प्रावधान सरकार ने दिया है। और दूसरी चीज कीमतें बढ़ने का है, आपको पता होना चाहिए कि दवाई कौन खाता है? दवाई वो आदमी खाता है जिसको जिंदा रहना है, जो मर रहा होगा। इस सरकार ने 12 से 18% दवाइयों पे जीएसटी लगाया हुआ है। और कीमतें बढ़ रही हैं तो कीमत कम नहीं करेंगे, क्योंकि कीमत कम करेंगे तो जीएसटी भी कम आएगा। जी जी। आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण, दिल्ली के जंतर मंतर पे। और मेरे पीछे जो भाई प्रोटेस्ट चल रहा है FMRAI, ये पूरी इसकी फुल फॉर्म क्या है और भाई ये किस लिए प्रोटेस्ट भाई कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी मीडिया में भाई मोदी सरकार का डंका बजाया जा रहा है और हर जगह ये दिखाया जा रहा है कि भाई अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन उस अमृत महोत्सव को क्यों ये भंग कर रहे हैं? क्या इनकी मांग है? क्या सरकार से नाराजगी है, या आगे कब तक इनके धरने चलते रहेंगे? उन सभी बातों को लेकर भाई जानने की कोशिश करेंगे। और जो समस्या है, असली समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे निकलेगा, उस चीज पर भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम और कहाँ से आए? मैं वीरेंद्र सिंह रावल मेरा नाम है जी। और मैं जो पीछे धरना चल रहा है FMRAI, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो पूरे देश के अंदर में जितने भी राज्य हैं जी, उन तमाम राज्यों में काम करने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आज यहाँ पर ऑल इंडिया से आए हुए। ये पूरे देश से आए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर आपका अरुणाचल तक, तमाम लोग साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और विभिन्न मांगों को लेके, विशेष तौर पर इसमें 4 मांगे जो हैं वो हैं हमसे जुड़ी हुई और 2 मांगे हैं जो वो जनता से जुड़ी हुई। तो 4 जो मांगे हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मांगे हैं, 40 इंडस्ट्रीज के अंदर उद्योगों में सेल्स प्रमोशन का काम होता है। FMRAI का ये धरना प्रदर्शन जो है, हमारे इस देश के अंदर में 2012 में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था केंद्र सरकार ने, पूर्ववर्ती ने, लेकिन नई सरकार ने आते से उसको भंग किया। हमने एक दिन का हड़ताल किया जिसको लेके कंस्टिट्यूट हुई, दोबारा इस सरकार ने किया, एक मीटिंग किया, हमसे बातचीत किया। उसके बाद आज तक दोबारा इस सरकार ने पलट के नहीं देखा है कि हमारी स्थितियां क्या है। जो आपकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी? ये 2015 की बात है। 2015 उसके बाद 2022 आ गया, 2022 कोई बातचीत नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता है उसके काम के घंटे तय नहीं है, वो कितने घंटे काम करेगा। इस कारण से बहुराष्ट्रीय और मल्टीनेशनल कंपनियां जबरदस्त शोषण करती हैं, 22-22 घंटे काम कराती हैं। उनकी तो मौज हो रही है। उनकी मौज है। उनको तो एक मजदूर जो है 20-22 घंटे का मजदूर, बढ़िया स्मार्ट मजदूर, क्योंकि काम ऐसा है तो आपको सब तरीके से रहना पड़ता है। लेकिन पीछे जो बैकग्राउंड है वो बहुत शोषण में है जी रहा। उसके ऊपर में सेल्स का प्रेशर रहता है, सेल्स का टारगेट, इस कारण से लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। ये परिस्थितियों में काम कर रहे हैं।
इसलिए हम चाहते हैं कि एक नियम बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, स्टैट्यूटरी वर्किंग नॉर्म्स बनना चाहिए, ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएं। और यदि उनके कार्य में व्यवधान होता है तो उसकी शिकायत जो है वो अपने जो भी लेबर डिपार्टमेंट है और न्यायालयों में अपने पक्ष को प्रस्तुत किया जा सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस सरकार ने, आपको पता होगा कि अभी लेबर कोड जो लेके आई है, 4 लेबर कोड, जब देश के अंदर में महामारी चल रही थी तब इस देश के अंदर में जो है ये सरकार, केंद्र की सरकार जो है वो लेबर कोड लेके आई थी 2019 में। हल्का नजदीक आ जाओ। 44 श्रम कानूनों को रातों रात खत्म करने के बाद में बंद कमरे के अंदर में पार्लियामेंट के अंदर में 4 अध्यादेश लेके आए, लेबर कोड के माध्यम से पूरे देश के अंदर में जितने लेबर कानून थे सबको खत्म कर दिया। उसमें हमारे लिए जो कानून है उसका नाम है सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976, उसको भी खत्म कर दिया है, जिसके कारण से आज हमारी आइडेंटिटी का सवाल खड़ा हो गया। यदि सेल्स प्रमोशन का हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए कानून की आवश्यकता है। हम ये मांग करते हैं कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट को रिवाइव किया जाए, साथ ही साथ में जितने भी सेंट्रल एक्ट हैं, 44 श्रम कानून है, उन 44 श्रम कानूनों को वापस लिया जाए और उनको वापस करने के साथ सख्ती से उनको लागू किया जाए। लेकिन आप सरकार पे इतने जो आरोप लगा रहे, क्योंकि मोदी सरकार है, लेकिन मोदी सरकार में अमृत महोत्सव चल रहा है, देश हित में जन कल्याण के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मीडिया में दावे ठोके जा रहे हैं, तो कहीं ये सब विपक्ष की चाल तो नहीं होती? मैं आपको 2 सवालों से अपने बात का मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। जो 44 श्रम कानून है उसमें इस सरकार ने एम्प्लॉयमेंट के शेड्यूल में परिवर्तन कर दिया है। अभी जो काम होता है वो परमानेंट कैटेगरी का काम होता है या कॉन्ट्रेक्चुअल काम होता है, लेकिन उसको तमाम बेनिफिट जो है परमानेंट कैटेगरी के जैसे वर्कर को मिलता है उसको भी मिलना चाहिए, वो मिलता रहा। इस सरकार ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लेके आया है। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से आप नाम से ही समझ जाइए, आपका एम्प्लॉयमेंट का टर्म फिक्स है। मतलब मैक्सिमम आपका जो पीरियड है उसमें जो लेबर कोड के अंदर में वो मैक्सिमम 2 साल का एम्प्लॉयमेंट रहेगा। 2 साल खत्म और आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म। उसके बाद वो चाहे कहीं जाए, किसी भी श्रम कानून में नहीं जा, श्रम का विभाग में अपना एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, किसी भी देश की अदालत के अंदर में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इस सरकार का ये अमृत महोत्सव में इतना पूरे देश के 80% जो लोग, 40 करोड़ से ज्यादा वर्क फोर्स है एम्प्लॉइज का, मजदूर और कर्मचारी मिला के, वो 40 करोड़ लोगों को गुलामी की तरफ धकेलने का इस सरकार ने प्रयास किया। दूसरा बता रहा हूँ आपको, जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके पीछे की वास्तविकता क्या है। कार्य के घंटे लेबर कोड में 12 हैं, 12 घंटे का काम। अभी कार्य के घंटे 8 है। फैक्ट्री के अंदर में मजदूर काम करता है, 8 घंटे में अपना कार्य समाप्त करके चल जाता है, बाद बढ़ता है तो ओवर टाइम मिल जाता है। 3 पाली में काम करता है 24 घंटे। यदि आप 12 घंटे के काम कर देंगे तो 2 पालियों में 12-12 घंटे का काम होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश के अंदर में बेरोजगारी ऊपर जा रही है, यदि ये 12 घंटे के काम को जिस दिन लागू किया जाएगा, अभी तो ये लागू नहीं कर पा रहे क्योंकि ये धरने प्रदर्शन और हड़तालें जो हम लोग कर रहे हैं उसके कारण लागू नहीं। आप कल्पना करिए कि उस दिन बेरोजगारी का स्तर हमारे देश के अंदर में क्या होगा। मतलब जहाँ पर 3 एम्प्लॉय होते थे वहाँ 2 हो जाएंगे। यदि आपको अमृत महोत्सव मनाना है, आपको कार्य के घंटे बजाय 8 के 6 करना चाहिए, ताकि 50% लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। अच्छा, मोदी जी बाहर की स्कीमें बहुत लाते हैं, लेकिन जो बाहर मैंने सुना है वर्कर शायद टाइम 6 घंटे का रहता है, वो स्कीम यहाँ क्यों नहीं ला रहे? देखिए, बाहर क्या होता है, किस देश में क्या होता है, वो एक चीज देखा जाता है, सिक्के का एक तरफ का पहलू देखा जाता है, दूसरी तरफ नहीं देखा जाता। आप बात करते हैं अमेरिका की और इंग्लैंड की, आप वहाँ के वेजेस देख लीजिए, आप वर्कर को किस प्रकार से कितने वेजेस दिए जाते हैं, उस पर आप कल्पना करिए। किसी फैक्ट्री के अंदर में, यहाँ तो दिल्ली के आसपास में तमाम जगह में फैक्ट्रियां हैं, आप जाके पता कर लीजिए। आज की डेट में फैक्ट्री के अंदर में 1000 मजदूर काम करता है तो ज्यादा से ज्यादा आप 50-100 लोग वहाँ पे परमानेंट लोग मिलेंगे। 90% ठेके के अंडर में काम करते हैं, और जो 90 ठेके में जो काम करने वाले लोग हैं उनके आप वेतन पता कर लीजिए, 8 से 10 हजार रुपए में काम करता है। इस प्रकार का शोषण देश के अंदर में हो रहा। तो हम यही तो मांग कर रहे हैं, ये भी हमारी मांग में शामिल है कि न्यूनतम वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसके आधार पर यदि आज एक मजदूर का वेतन को तय किया जाए, उसके खान पान में कितनी कैलोरी मिलना चाहिए, कितना कपड़ा मिलना चाहिए, इलाज में कितना खर्चा होगा, मकान में कितना खर्चा होगा, रहने में, ये तमाम चीजों में यदि आज हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक मजदूर को मिनिमम बेहतर तरीके से भी नहीं, सामान्य तरीके से जीवन यापन करने के लिए 26,000 रुपए की आवश्यकता है।
आप बता दीजिए पूरे देश के अंदर में कितने % लोगों को 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन होगा। ये देश की परिस्थितियां हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आपको लगातार इतने सालों से आप ये प्रोटेस्ट चल रहे हो, एक ही बार सरकार से मीटिंग हुई है, तो ये रास्ता कितना आसान है? मुंशी प्रेमचंद जी ने एक जगह लिखा है, उन्होंने लिखा है, लोग बोलते हैं कि हड़ताल, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करने से क्या होता है। उन्होंने कहा है कि उससे आपके जीवित होने का एहसास होता है। हमारी लड़ाई है, हम इस देश के संविधान के दायरे में रहते हुए लड़ाई करेंगे। एक दिन की लड़ाई आज कर रहे हैं, कल 2 दिन का होगा, जरूरत पड़ेगी इस देश के अंदर में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। और ये सिर्फ हम अकेले नहीं है FMRAI, इस देश के अंदर में 12 आम हड़तालें हम लोग कर चुके हैं। तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन जितने भी हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट फेडरेशन हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ये आशा बहनें हमारी जो साथ में यहाँ पे काम कर रही है, ये भी हमारे साथ में है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे साथ में है, तमाम फैक्ट्री के अंदर में मजदूर जो काम करता है वो भी हमारे साथ में है। तो ये आंदोलन अकेले का नहीं है। आज हम अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर में हमने 12 आम हड़तालें करी हैं, 2-2, 3-3 दिन की। जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, आप देखेंगे बैंक भी बंद रहेगा, इंश्योरेंस भी बंद होगा, रेल भी बंद करेंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पूरा काम बंद कर देंगे, इस देश को ठप्प कर देंगे यदि आने वाले समय में मांगे मानी नहीं जाएगी। अच्छा सर, आप लोगों की जो ये धरने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो बड़ी मीडिया जिसको देश भक्त मीडिया तो आपको भी पता है, देखिए मैं बहुत बताना नहीं चाहता, मुझे याद पड़ रहा है कि आपने किसान आंदोलन के समय में भी काफी कवरेज किया था, मुझे अभी याद आ रहा है। तब भी नेशनल मीडिया गायब था, कुछ नहीं दिखा रहा था तो उल्टा दिखा रहा था। नेशनल मीडिया पूरी तरीके से बिक चुका है। नेशनल मीडिया पूरी तरीके से कॉर्पोरेट के कब्जे में है। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जो चैनल 18 नेटवर्क चलाते हैं, उनके पास में है। मोदी सरकार का अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी से क्या कनेक्शन है? गौतम अडानी ने भी मीडिया में आ चुके हैं। ये इन्होंने नेशनल मीडिया को पूरे तरीके से कब्जा करके रखा है। आप जैसे हमारे साथी लोग हैं और तमाम बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट तरीके से फंडिंग पे जो चल रहे हैं, कॉमन लोगों के फंडिंग पे जो चल रहे हैं, वही इस आवाज को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसलिए हम आज की डेट में, हमको यदि जो विश्वास है, इसी तरीके का इंडिपेंडेंट लोगों के ऊपर में विश्वास है जो हमारी बातों को जनता तक लेके जा रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा विश्वास आज भी मोदी जी पे है, क्योंकि वो गरीब के बेटे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं, फकीर हैं, उनको किसी चीज का स्वार्थ और लालच भी नहीं है। देखिए, देश के अंदर में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति चले जाते हैं। इस देश के अंदर में यदि देश को बेहतर तरीके से चलाना है तो देश के अंदर में नीतियां बेहतर होना चाहिए। नीतियां आम जनता के लिए बनना चाहिए। उनकी आर्थिक, उनको समानता पर लेकर आना चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का सरकार का काम क्या है? आर्थिक रूप से संपन्नता लाना चाहिए, देश विकास करेगा। शिक्षा अच्छी होना चाहिए, सस्ती होना चाहिए, इलाज सस्ता होना चाहिए, महंगाई जो है उसको कंट्रोल में लाना चाहिए, ताकि आम जनता अपने जीवन यापन बेहतर तरीके से कर पाएगा। हमको ऐसी सरकार चाहिए, हमको किसी व्यक्ति की सरकार नहीं चाहिए। लेकिन विकास भी तो हो रहा है महंगाई से। कौन सा? किस विकास की बात कर रहे हैं? विदेशों में किस विकास? कौन सा ढंग का? अभी मोदी जी ने चीन को लाल आंख दिखाई है। कब, कहाँ दिखाई है? अभी वो चल रहा है 20G में 20-22 मीटिंग है चीन के साथ में बॉर्डर वाली हो चुकी है। हम लोग जाके बात कर रहे हैं, उसमें बातचीत क्या है? वो हमारे घर के अंदर में घुसे हुए लोग हैं। तब हम बातचीत करेंगे, भाई आप बाहर जाओ। ये आंखें लाल दिखाना, मीडिया पे दिखाते हैं आंखें लाल। आपको यदि डायलॉग करना, आप आगे देखिए, ये तमाम लोग ये पूरे देश के कोने कोने से आके लेके यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसी को शौक में वो नहीं करता। सब अपनी मांगों को लेकर मजबूती के साथ में मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला करते रहेंगे। मैं एक और महत्वपूर्ण बात, तो आप चूंकि बातचीत में निकल गई, वो 2 असली मुद्दे अभी भी बचे हुए हैं। बताइए। खास तौर पे दवा का मुद्दा जी। हमारी प्रमुख मांग, हम अपनी मांगे भी लड़ रहे हैं और हमारी दूसरी मांगे हैं जो है दवाओं से संबंधित। वो बताइए 2 मांग। आज पूरे देश के अंदर में महंगाई, दवाओं की जो कीमतें हैं वो सबसे ज्यादा हैं। उसका कारण है, इस देश में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो हुआ करता था, सरकार जिससे कीमतों को, दवाओं की नियंत्रित करती थी, उस दवाओं के नियंत्रण में से जो आवश्यक दवाएं थी उसको बाहर कर दिया। और वो आवश्यक दवाएं बाहर होने के कारण में वो किसके नियंत्रण में है? वो प्राइवेट कंपनियों के नियंत्रण में है उसकी कीमतें। इस कारण से आज जो प्राइसिंग का तरीका है, वो कीमतें बढ़ाना कौन बढ़ाता? पहले सरकार कंट्रोल करती है, सरकार ने अपने कंट्रोल से बाहर कर दिया। तो निजी कंपनियां जो है उसको जो है कीमतें बढ़ा रही हैं। हर साल 10% कीमत बढ़ाने का प्रावधान सरकार ने दिया है। और दूसरी चीज कीमतें बढ़ने का है, आपको पता होना चाहिए कि दवाई कौन खाता है।
दवाई वो आदमी खाता है जिसको जिंदा रहना है, जो मर रहा होगा। इस सरकार ने 12 से 18% दवाइयों पे जीएसटी लगाया हुआ है और कीमतें बढ़ रही हैं तो कीमत कम नहीं करेंगे, क्योंकि कीमत कम करेंगे तो जीएसटी भी कम आएगा, उसकी आमदनी भी कम होगी सरकार की। इसलिए सरकार ने लगातार उनको पूंजीपतियों को खुली छूट दी है कि 10% हर साल तुम भी कीमत बढ़ाओ, तुम भी लूटो और उसके आधार पे हमको जो 12 से 18% मिलेगा हम भी लूटेंगे। ये वो लुटेरी सरकार है, ये सामान्य जनता की सरकार नहीं है, ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है। इसीलिए जो समस्याएं हैं, इसका मतलब जब किसान आंदोलन चल रहा था कई विरोध भी कर रहे थे, उस टाइम किसान आंदोलन में भाई किसानों ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, आज तो हमारे साथ हो रहा है, कल धीरे धीरे सबको लपेटा जाएगा। तो आज जितने भाई हम धरने प्रोटेस्ट देखते हैं, चाहे भाई मेडिकल से जुड़े हुए हों, चाहे आशा वर्करों के हों, चाहे और भी हों, चाहे टीचरों के, किसी के भी ले लो, मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब लपेटे में आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। आज किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं हुआ था, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पूरे देश में हुआ था। हमने भी किसान आंदोलन के साथ में संयुक्त मोर्चा बना के आंदोलन किया था। मेरे ऊपर खुद मुकदमा है किसान आंदोलन को लेके। जेल रेलवे स्टेशन पे प्रदर्शन करते हुए 100 लोगों को पटरी पे चले गए थे, हमारे साथ में और 2-3 साथी आए, उनके ऊपर में ऐसे 48,000 FIR तो। और आज तक सरकार ने बोला था, जब ये समझौता हुआ था कि सारे केसेस वापस करेंगे, आज तक एक भी केस वापस नहीं लिया। तो भाई ये सारी बातें हैं जमीनी स्तर पर, और भाई जो मेडिकल से जुड़ी हुई चीज जो आपके सामने आई है, तो भाई देखते हैं कहाँ तक क्या भाई इनकी मेहनत और इनका धरना भाई रंग लाते हैं। बताना चाहता हूँ। हाँ जी सर, ये मैं बता रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। बिल्कुल डिपार्टमेंट ऐसे है कि जैसे आप रक्षा मंत्रालय देख लीजिए, वो देश की रक्षा कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय देखिए वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है, पर मगर आज आप देखिए जो दवा कंपनियां हैं, कोई भी आप देखिए फैक्ट्री, जो दवा फैक्ट्री है वो प्राइवेट के अलावा गवर्नमेंट की कोई भी दवा फैक्ट्री नहीं मिलेगी आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि हम इसके मतलब हम अपने अंडर में लें इसको, ये प्राइवेट निजीकरण को दे रखे हैं। और जो लाइफ सेविंग जो लाइफ सेविंग जो दवाइयाँ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं मरीज जो गरीबों के लिए, उनके तक जो है दाम मतलब घटाए नहीं गए। और हम लोग का जो है, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग कौन है? हम लोग समाज के बहुत बड़े सेवक हैं देखा जाए। हम लोग आज जो डॉक्टर MBBS MD करके आता है, पढ़ लिख के आता है और उसको दवाई के बारे में कुछ नहीं मालूम रहता है। एक जमाना होता रहा वो सिम्स पढ़ता रहा, तब वो ब्रांड जानता रहा। हम लोग अपने ब्रांड को, दवाई क्या कौन कौन से ब्रांड चल रहे हैं वो डॉक्टर को जाके बताते हैं, तब डॉक्टर जो है लिखता है दवाइयाँ। तो भाई तो ये सारी बातें हैं भाई यहाँ की जो मेडिकल से जुड़ी हुई चीज, और प्रोटेस्ट लगातार चल ही रहे हैं। तो देखते हैं भाई सरकार तक कब तक बात जाती है और कब तक सुनवाई होती है। तो वीडियो को भाई ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।